हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका हम हिस्टोरिकल पार्ट और इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और बाकी का हम नेक्स्ट वाली आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को बाय हैंड रिटन नोट और बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील किससे करता है। एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी मीन गुड्स की क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, उससे डील करता है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मर्केंटाइल लॉ। आगे आने वाली जैसे डेफिनेशन पार्ट में आप देखेंगे मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बताया गया है, तो आप उसको समझने से पहले हम एक मर्केंटाइल लॉ के बारे में जान लेते हैं कि मर्केंटाइल होता क्या है। ठीक है, मर्केंटाइल लॉ are the law that govern and regulate trade and commerce। मीन ऐसा कोई लॉ जो रेगुलेट करे ट्रेड और कमर्स को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, और द स्कोप ऑफ मर्केंटाइल लॉ क्या है, मतलब जो मर्केंटाइल लॉ है वो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर ही एप्लीकेबल होता है या और भी अदर एक्ट हैं जिन पर मर्केंटाइल लॉ जो है वो कवर होता है। तो हमारा जो मर्केंटाइल लॉ है वो वेरियस एक्ट पर को कवर करता है। एक तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 आ गया, 1872 कर लेना यहाँ पर। और दूसरा है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द कंपनीज एक्ट 1956 और द कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, ये सारे ही एक्ट जो हैं वो इनसे डील करता है हमारा मर्केंटाइल लॉ, क्योंकि ये जो एक्ट है इनमें दिया गया है ट्रेड और कमर्स से रिलेटेड प्रोविजन। ठीक है, जैसे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें भी ट्रेड और कमर्स से लेकर प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी को ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है उस ऑफर को, और उनके जैसे कि ट्रेड और कमर्स, एक ट्रेड और कमर्स से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। 1872 कर लेना यहाँ से, आई थिंक मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया ये। और बोला है कि उसमें, और दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट जिसमें एक पार्टी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के लिए दूसरी खरीदने के लिए तैयार होती है, और दोनों पार्टीज के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट, एक सेल और एग्रीमेंट टू सेल होता है। ठीक है, इसलिए जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो डील करता है हमारा ट्रेड से और कमर्स से। ठीक है, तीसरा है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, जब या मोर देन 2 पर्सन जो है वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर किसी ट्रेड को चलाते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं, तब हमारा एग्जिस्टेंस में आता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, और द नेक्स्ट इज द कंपनी एक्ट। कोई भी कंपनी जो है फॉर्म की जाती है, वो किस लिए फॉर्म की जाती है, कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तब वो एग्जिस्टेंस में आती है कोई कंपनी। ठीक है, और कंपनी का ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, बिजनेस करना। बिजनेस करने के पर्पज किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करना। ठीक है, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए। और जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है वो भी हमारा मर्सेंटाइल लॉ के बीच में आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक्ट की शुरुआत करने से पहले ही आपको मर्केंटाइल लॉ बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और सबसे पहले क्योंकि एक एक्ट को पढ़ने से पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़नी चाहिए, तब आपको बहुत ब्रीफ में समझ आएगा नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले ओरिजिनली द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स और मूवेबल was contained in the chapter 7 of the contract act। सबसे पहले क्या था कि जब हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो प्रोविजन था, जिसमें सेल ऑफ गुड्स की होती थी या मूवेबल प्रॉपर्टीज की जो सेल होती थी, तो वो आता था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, The Contract Act 1872 embodied the simple and elementary rule relating to the sale of goods act. The development of modern business relation found that Indian Contract Act inadequate to deal with the new regulation।
मैं एक जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें था हमारे जो पार्टनरशिप के प्रोविजन थे वो भी उसी में थे। जो हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट थे जैसे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 1 to 75 जिसमें हम एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो भी उसी में था। आगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट थे जैसे कि हमारा हो गया एजेंसी हो गया, बेलमेंट हो गया, वो भी उसी में था। तो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी था और पार्टनरशिप एक्ट भी था। फिर क्या हो बोला कि एक ही एक्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, उसी बोला उस इसीलिए क्या किया उसको इजी में बनाने के लिए क्या किया कि हमारे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है सब्सिक्वेंटली प्रोविजन रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील कर दिया गया और उसको री इनेक्ट किया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था ये जो वैसे हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो बनाया गया था ब्रिटिशर के द्वारा, ठीक है। और ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम क्या था जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया था और हमने वहीं से उसको अडॉप्ट किया और हमारा इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया जैसे कि बहुत टाइम के बाद जैसे हम जब इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिल गई, तो हमने क्या किया इसमें अमेंडमेंट की। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 23 सितंबर 1963 में और इसके नेम को रीनेम किया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले था हमारा इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर हमने उसको रीनेम करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ये हिस्ट्री समझ में आई। वैसे इसमें सिंपल में यही था कि पहले जो था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन जो थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे और फिर हमने देखा कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही एक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोविजन हो गए थे, इसलिए हमने क्या किया ये दोनों ही जो पार्टनरशिप के प्रोविजन है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन है उनको रिपील कर दिया वहाँ से और एक नए एक्ट बना दिए गए द सेल ऑफ गुड्स एक्ट और हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो भी बनाया, ठीक है। और ठीक है आपको डेट्स याद करनी है जैसे कि जो कि कौन सा बोला है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है कि कौन से ईयर में आया था 1930 का है और इसमें अमेंडमेंट कब हुई थी 1963 में। इसमें हमने इंडियन शब्द को डिलीट कर दिया था, रीनेम करके हमने द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वॉज लेड डाउन टू डिफाइन द अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स और मूवेबल। पहले तो बोला कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो लिया गया था, डिफाइन किया था इसमें लॉ ऐसा जो रिलेट करे सेल ऑफ गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ये एक्सटेंड करता है होल ओवर इंडिया में। और दिस एक्ट ले डाउन द स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। मीन इसमें दिए गए हैं हमारे स्पेशल प्रोविजन जो गवर्न करे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को, सेल ऑफ गुड्स को, ठीक है। और जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, अनलेस दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें बोला है कि हमने क्या किया है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन लिए गए गवर्न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, जिसमें द जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एप्लीकेबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोप क्या है। बोला है द स्कोप ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील विद द सेल बट नॉट विद मॉर्गेज। बोला है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सिंपली मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो डील करता है हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल में और गुड्स की। आगे आने वाली डेफिनेशन पार्ट में हम ब्रीफली देखेंगे कि गुड्स में की डेफिनेशन में क्या क्या आता है और जो हमारी फ्यूचर गुड्स होगी वो क्या होगी, कंटीजेंट गुड्स होगी वो क्या होगी। इसलिए अब हम इसमें इतना ही जानेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफ में डेफिनेशन पार्ट में, ठीक है। इसमें बोला है जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो डील करता है विद सेल बट ओनली विद सेल बट नॉट द मॉर्गेज विच इज डील। जो हमारा मॉर्गेज का प्रोविजन है वो डिफाइन किया गया है जो कि डील किया गया है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो हमारा टीपीए है उसमें दिया गया हमारा मॉर्गेज का प्रोविजन और प्लेज का प्रोविजन जो हुई है वो दिया गया है
विच इज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। और बोला है कि वही जो जैसे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो डील करता है हमारा सेल ऑफ गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या डील करता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। और साइलेंट फीचर क्या है इस एक्ट के, बोला है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज अ लॉ टू गवर्न द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक तो बोला है सेल होनी चाहिए वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, जैसे कि गुड्स। कंडीशन ऑफ वैलिड सेल इन आई ऑफ लॉ, मीन एक आई ऑफ मतलब लॉ की नजरों में वो कंडीशंस ऑफ वैलिड सेल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला राइट एंड ड्यूटीज ऑफ होनी चाहिए बायर और सेलर, जैसे कि दो पार्टी से ए और बी किसी अभी गुड्स को खरीदने एक ने बोला कि मैं आपकी ये गुड को खरीदना चाहता हूँ, तो उन दोनों की पार्टीज के बीच में जैसे कि सेल एग्रीमेंट हुआ, सेल हुई और एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ठीक है। तो राइट एंड ड्यूटीज होती हैं, जैसे बायर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैंने अब इसको बोल दिया है, जैसे एग्री कर दिया है कि मैंने आपकी ये पर्टिकुलर गुड्स है वो खरीदनी है, तो इसकी ड्यूटी है कि वो उसको खरीदनी पड़ेगी। और दूसरा सेलर का जो राइट है कि उसने ऐसा बोला है कि उसने वो पर्टिकुलर जो गुड्स है वो खरीदनी है, तो मैं उसको बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये उसका ड्यूटीज है और इसके पास राइट भी है। और बोला है यही जी सेल में क्या होना चाहिए, राइट एंड ड्यूटीज होनी चाहिए बायर और सेलर के बीच में, ठीक है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बोला है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन होनी चाहिए और वारंटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब हम इसको चार्ट में समझेंगे, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको इसी में थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा कि सेल ऑफ गुड्स में एक्ट में है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट है जिसमें हमने डेफिनेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आएगा चैप्टर नंबर 2 जिसमें बात की गई है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की, कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। मीन इसमें बात की जाएगी सेल की और एग्रीमेंट टू सेल की, कौन पर्सन जो है वो उस चीज को खरीदने के लिए तैयार मतलब बेचने के लिए तैयार होगा, और कौन सा क्या हो तब कौन सी कंडीशन है जब हम क्या करते हैं एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। जैसे कि किसी पर्सन ने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को मतलब पर्टिकुलर डेट को मैं क्या करूँगा, इस गुड्स को मैं खरीदूंगा, तो मैंने क्या किया उससे एग्रीमेंट कर लिया कि मैं जो हूँगा इस पर्टिकुलर डेट को मैं उस पर्टिकुलर गुड को खरीदूंगा, ठीक है। ये होगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। अब बात आती है कि नेक्स्ट में क्या है, अब हमारा एग्रीमेंट हो गया, फॉर्मेशन हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, तो नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इफेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब हम उस दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब सेल हो या तो सेल हो गई या एग्रीमेंट टू सेल हो गया, तो इफेक्ट होना चाहिए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब ट्रांसफर होनी चाहिए वो गुड्स। तीसरा बोला कि ट्रांसफर हो गई मतलब परफॉर्मेंस हो गई। परफॉर्मेंस बोला है कि यहाँ पर सेलर की या बायर की राइट एंड ड्यूटीज देखी जाएगी। और फिर नेक्स्ट बोला है अनपेड सेलर। नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना है अनपेड सेलर, जिसमें बोला है कि यदि जैसे किसी जब तक जैसे कि पूरी पेमेंट नहीं हुई है तब अनपेड सेलर जिसको अभी तक पूरी पेमेंट नहीं मिली है तब उसके पास क्या राइट है क्या ड्यूटीज हैं, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और दूसरा बोला सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि ये सारा ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लेकिन क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता और कोई भी पार्टी जो है उसकी ब्रीच कर देती है, तो उसके पास क्या राइट है, उसके पास कोर्ट में जाने की पावर है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर क्या कर सकता है, कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कोर्ट में केस फाइल करके क्या कर सकता है, अपने क्लेम को अर्न कर सकता है, मतलब ठीक है। इसलिए बोला है कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारी कुछ राइट एंड लाइबिलिटीज भी हो गई, इफेक्ट में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परफॉर्मेंस भी हो गई उसकी, और उसके बाद कोई पर्सन क्या करता है उसकी वायलेशन करता है, ब्रीच करता है, तो हमारे पास क्या क्या राइट है, क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो किस प्रोविजन में जा सकते हैं, ये हम इस आने वाली सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने हिस्टोरिकल पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लिया है। अब आने वाली वीडियोस में हम उसका डेफिनेशन पार्ट पढ़ेंगे और वैसे ही हम एक पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे।
इसी के साथ, और मैं साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि मेरे ही यूट्यूब चैनल पर ये जो लॉ लर्निंग स्कूल है उसमें मैंने अ, जैसे एमसीक्यू ऑफ आईपीसी की अलग से वीडियोस बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की टोटल 13 वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और साथ ही साथ हमारे एमसीक्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन वाइज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 12 वीडियोस वो अपलोड कर चुकी हूँ, और हमारा इंडियन पैनल कोड की 32 वीडियोस हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।